से द प्रेयर। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। त्वयि मे सर्वं ॐ ॐ ॐ। आत्मनि मे त्वं ॐ ॐ। स्मारे स्मारे ॐ। चित्तं शामय शामय ॐ। स्मराणि सोऽहं ॐ ॐ। शान्तं चिन्मयं ॐ ॐ। तटस्थं केवलं ॐ ॐ। स्मराणि शुद्धं ॐ ॐ। ओके, तो पिछले सत्र में हम लोगों ने निद्रा के बारे में चर्चा की थी। तो अगर निद्रा के बारे में कोई शंकाएं हैं या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो वो हम पहले थोड़ा समझ लेंगे और फिर आगे का सूत्र हम देखेंगे। तो किसी के मन में अगर कुछ शंकाएं हैं निद्रा के विषय में तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर मेरी है डाउट थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए तो बोलिए। निद्रा में हम लोग बोलते हैं जो जो सब वृत्तियां जो है वो रुक जाती है, तो हाँ, उसका अभाव कोई अभाव को जानने का ही निद्रा है। सो अभाव को बराबर। कैसे कैसे जान सकती हूँ, वही मेरा क्वेश्चन है। अगर हाँ अभाव ही है तो उसको कैसे हाँ पता चलेगा? हाँ, तो मैंने लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मैंने बताया था, अभी अभी आप वापस उसको हम लोग करते हैं कि अभी आपको मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। तो ये अभाव अभाव, है। बट वो तो हम लोग देख रहे हो सर। बट हाँ, तो निद्रा में वैसे तो हम लोग देख भी नहीं सकते हो ना, क्योंकि नहीं वो तो तो अब अभी जिस रुक अभी जाती है। अभी अभी जिस फैकल्टी के द्वारा ये हाथ को देखा और जाना, वही फैकल्टी निद्रा में जागृत रहती है। बट आप बोल रहे हैं ना सभी वृत्तियां रुक जाती है, तो जागृत अगर रहेंगे तो वो भी तो एक अब वृत्ति है ना सर। अभाव की वृत्ति रहती है ना। अभाव की वृत्ति ही वृत्ति है। सभी वृत्तियां रुक जाती हैं लेकिन एक वृत्ति रहती है, वो अभाव की वृत्ति रहती है। उसमें थोड़ा इसमें कंट्रडिक्शन हो रहा है इसमें मेरे से। मैं कुछ बोल नहीं सकती नहीं हूँ नहीं, क्या? इसको इसको ऐसे समझो कि अभी एक क्षण के लिए आपके मन के सब विचार रुक गए। हाँ, अभी एक क्षण के लिए सभी मन के विचार रुक गए, तभी आप जान तो रहे हो कि सब विचार रुक गए, क्योंकि बट थोड़ी देर अभी के मैं बाद में। जागरूक हूँ सर, अभी मैं एवेक हूँ, इसीलिए मैं हाँ, मुझे पता चल रहा है पर जो मेरे। नींद में भी उतनी अवेकनेस रहती है। बहुत ज्यादा अवेकनेस नहीं रहती है, लेकिन नींद में भी नहीं तो फिर जानेंगे कैसे? अगर ये अवेकनेस नहीं रहेगी तो हम उसको वापस स्मृति में ला नहीं सकते उसको हम। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक एक सिद्धांत है कि आपने किसी चीज का अगर अनुभव नहीं किया है तो उसको आप याद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हाँ, तो नींद से उठने के बाद में हमको तो स्मरण रहता है कि हम कैसे सोए, नींद कैसी थी, इसका तो स्मरण आता है। बट इसका स्वास्थ्य नींद जब होती है तब तो कुछ स्मरण नहीं रहता है सर। नहीं, तो तीनों प्रकार की नींद जानी जाती है, क्योंकि तीनों में वृत्तियां अलग अलग प्रकार की निद्रा में भी तीनों वृत्तियां जानी जाती है। सात्विक है तो भी जानी जाती है, राजसिक है तो भी जानी जाती है। तो इसीलिए उसका उसको हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि एकदम शांति से सोया, जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं था और मुझे अभी एकदम फ्रेश लग रहा है, मुझे एकदम अभी ताजा तवाना लग रहा है।
ये जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब निद्रा निद्रा जो थी वो सात्विक थी। और ऐसा लग रहा है कि पूरा रात भर मैं भटकता रहा, कहीं गया दूर, और कुछ भी मुझे शरीर को न मन को चैन मिला है, न कुछ शांति मिली है। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही डिस्टर्ब नींद थी मेरी, क्योंकि वो, और उसका परिणाम भी हमारे शरीर में दिखाई देता है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत डिस्टर्ब नींद थी। और तामसिक ऐसी रहती है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो जो तामसिक निद्रा का असर क्या होता है कि सुबह उठने पर भी नींद से उठने के बाद में भी हमारा मन जो रहता है वो भारी रहता है, और मन में एक प्रकार की धुंध छाई हुई रहती है। कोई कुछ बोल रहा है तो समझ में नहीं आता है, किसी ने आके बोला चाय ला के दूं तो भी हमको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है करके। इस प्रकार की धुंध भावना मतलब मन में रहती है। तो उससे समझ में आता है कि तामसिक निद्रा हुई है। और उसको टाइम लगता है, मतलब मन को स्थिर होने में और वापस से अच्छे से जागृति में आने में उसको वक्त लग जाता है। तो कभी कभी ऐसी निंद्रा की स्थिति भी आती है, और ये तीनों को हम जान सकते हैं। तो हमारे मन का एक भाग तो वो जागृत है, जो अभाव की प्रत्यय को अच्छा। जान रहा है। सो सर तुरीय अवस्था जो है वो हाँ, तो वो तो उसमें तो हम लोग उसमें तो पता चल जाता है हम लोगों को जो नहीं, तुरीय अवस्था तो मन से अतीत अवस्था हो जाती है। एकदम उसमें मालूम पड़ता है चेतना का, हमको स्मृति आती है चेतना की, पर अस्पष्ट रहती है, और उसका बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि मन से भी आगे की अवस्था तुरीय अवस्था है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर हम देखेंगे तो हमारे मन की तीन अवस्थाएं हैं। इन तीन के अलावा मनोविज्ञान में और कोई चौथी अवस्था की बात नहीं करते हैं। तो आप कोई भी मनोवैज्ञानिक को पूछेंगे कौन सी तीन अवस्थाएं हैं, तो जागृति की अवस्था है, स्वप्न की अवस्था है, और सुषुप्ति की अवस्था है। इसके अलावा मनोविज्ञान के पास कोई भी नहीं है। और तुरीय अवस्था जो है वो आध्यात्मिक अवस्था है, जिसको हम शुद्ध चैतन्य की अवस्था बोलते हैं, जहाँ पे सब वृत्तियां रुक जाती है, मन भी रुक जाता है, मन से, जिसको हम बोलते हैं मन से भी अतीत है, जो मन के भी आगे चले गया, ऐसी स्थिति तुरीय स्थिति कहलाती ओके है। सर। और योग, हाँ, और योग का लक्ष्य ये स्थिति को पाना ही है। ये स्थिति को पाना ही योग का लक्ष्य है, ओके चेतना सर। को पाना। हाँ। ओके। तो अभी हम 11वें सूत्र की तरफ जाएंगे आज। तो 11वां सूत्र क्या बोलता है, इसका संबंध जो है वो स्मृति से है। तो स्मृति का जो सूत्र है वो क्या बोलता है, अनुभूत विषया असंप्रमोश स्मृति। अनुभूत विषया असंप्रमोश स्मृति। तो पहले अनुभव किए हुए विषय को यथावत जानने की वृत्ति स्मृति है। जो पहले हमने कोई विषय जाना है उसको जैसे का तैसे जानना, उसमें कोई घटाने का नहीं, कुछ बढ़ाने का नहीं, उसमें कुछ नया एडिशन नहीं करना। जो चीज को जैसे जाना था बिल्कुल वैसे ही पुनः जानना, वापस उसको वैसे ही जानना, इसको कहते हैं स्मृति। तो ये जो परिभाषा है इसका महत्व है, बहुत महत्व। क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्मृति करते हैं तब हमारे स्मृति के साथ साथ में बहुत सारी बातें नई जुड़ जाती हैं, और कई बार हम उनको भी स्मृति का भाग समझने लगते हैं। ऐसी गलतियां बहुत बार मन हमारा करता है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी चीज को आपने जैसे जाना था वैसे ही यथारूप, जैसे जाना था वैसे ही उसको पुनः अनुभव करना, पुनः जानना, इसको कहते हैं स्मृति। तो पुनः जानने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मृति तो सभी चीजें जो भी योग का तो सिद्धांत है, और मनोविज्ञान इस बात को माने या नहीं माने, मानते तो वो भी हैं हालांकि, कि एक बार हमने कोई चीज को अगर जान लिया तो उसका संस्कार बनता है। वो संस्कार जो बनता है वो संस्कार हमेशा रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो कई बार हम लोगों को संस्कार होते हुए भी वो स्मृति नहीं आती है। तो स्मृति क्यों नहीं आती है, क्योंकि उसमें जो बोलते हैं व्यंजक पदार्थ जो रहता है, जिसको हम लोग ट्रिगर बोलते हैं, वो ट्रिगर अगर जब तक नहीं काम करेगा तब तक वो ट्रिगर वो स्मृति को जागृत करता है। तो अगर ट्रिगर नहीं होगा या व्यंजक नहीं होगा तो स्मृति वापस आएगी नहीं।
तो अभी हमारे सभी के, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सभी के मन में कितनी स्मृतियां हैं, पर वो स्मृतियां अभी ऊपर नहीं आ रही हैं, क्योंकि उसका कोई व्यंजक या उसका कोई ट्रिगर अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर आएगा, इमीडिएटली वो संस्कार ऐसे स्मृति के फॉर्म में अपीयर होगा, जैसे कल ही की बात है या अभी थोड़ी देर पहले की बात है, ऐसे वो मन में उदित होता है। तो इसके बारे में ये स्मृति स्मृति को जानना, इसको वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमारे में ये क्षमता है ना, तो चल रहा है। हम लोग स्मृति को साधारण रूप पे, मतलब बिना उसके ऊपर विचार किए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन योग में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि साधना की दृष्टि से स्मृति का बहुत ज्यादा महत्व है। और ये जो हमारी वासनाएं हैं, इनका संबंध भी स्मृति के साथ में है। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, इनका भी संबंध स्मृति के साथ में है। तो ये स्मृति जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण वृत्ति है, इसको इसलिए इसको सही रूप से जानना बहुत आवश्यक है। तो अभी मैं आज ही देख के कुछ देख रहा था, तो मैं कुछ लिख रहा था इसके बारे में पॉइंट्स। तो ये अगर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, तो किसी भी विषय या वस्तु को जानने पर या अनुभव करने पर उस जानने का या अनुभव का संस्कार हमारे मन पर बनता है। ये संस्कार मन में सुप्त रूप से पड़ा रहता है। इस पर कोई ट्रिगर के द्वारा उस अनुभव को पुनः अनुभव किया जा सकता है। और ऐसे पुनः अनुभव को, जैसे मैंने कहा, पुनः पुनः ग्रहण करना ही स्मरण है या स्मृति है। अब एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे, तो एक व्यक्ति से हमारा परिचय हुआ, एक सप्ताह के बाद याद आया, उस व्यक्ति की याद आई। तो किसी न किसी ट्रिगर की वजह से जहाँ पे मिले थे, उस जगह पे आप फिर से गए, तभी वो स्मृति आई कि अरे पिछले हफ्ते मैं यहाँ पे इस व्यक्ति को मिला था। तो एक हफ्ते तक तो वो जो संस्कार था, वो मन में सुप्त अवस्था में पड़ा रहा। तो ट्रिगर कैसे हुआ? जब हम उस जगह पे गए जहाँ पे हम उस व्यक्ति को मिले थे, तब वो जाके ट्रिगर होता है। तो एक सप्ताह तक संस्कार मन में जिस भाव में पड़ा रहता है, उसको कहते हैं संस्कार। अब ये संस्कार को हमको इसीलिए समझना है, क्योंकि हमारे जीवन के सभी कार्य संस्कारों के आधार पे होते हैं। अगर स्मृति नहीं रहती थी और संस्कार नहीं रहते थे, तो हम वो नहीं रहते थे जो हम हैं, हम वो नहीं करते थे जो हम करते हैं। हमारी जो एक निश्चित आइडेंटिटी है, या हमारी एक जो इमेज है हमारे मन में कि मैं ऐसा हूँ, ये किस कारण से है? ये स्मृति के कारण से। क्योंकि स्मृति का कारण मुझे पता है कि मुझ में ये क्षमता है, मैं ये जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, ये चीजें मेरी है, ये चीजें पराई है, ये चीजें किसकी हैं। ये सब हम जानते हैं स्मृति की वजह से। अगर स्मृति नहीं रहती तो हम ऐसा कुछ भी, हम मेरे अंदर ये क्षमता है, इसको भी नहीं जान पाते। तो जो कुछ संस्कार हमारे बनते हैं, उन संस्कारों के आधार पर ही हमारे सांसारिक पूरे व्यवहार चलते रहते हैं। इसीलिए ये स्मृति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अनुभव होने के समय आप स्मृति की टेक्निकल अगर देखेंगे, तो क्या होता है, स्मृतियां बनते जाती हैं, स्मृतियां बनते जाती हैं। और उसमें एक बात जो महत्वपूर्ण हमको जाननी है, कि जब हम किसी चीज को जानते हैं, तो स्मृति में जो ऑब्जेक्ट को जाना है, जिस विषय को जाना है, वो विषय की ही स्मृति होती है, या कैसे उस विषय को जाना उसकी भी स्मृति है, ये सवाल है। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, किसी व्यक्ति को जाना, तो किसी व्यक्ति को जाना, तो व्यक्ति को तो स्मृति आ जाती है, व्यक्ति कैसे दिख रहा था, उसका नाम क्या है, वो सब तो हमको याद आ सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को कैसे जाना था, ये भी इस स्मृति का भाग रहता है, ये भी स्मृति का भाग रहता है। तो अब उसमें कौन सा भाव प्रधान रहेगा, वो भाव के द्वारा हम हमारे जब हमको स्मरण करेंगे, तो हमको याद आएगा कि इसको मैंने ऐसे जाना था। न केवल वस्तु ध्यान में आती है, लेकिन वस्तु को कैसे जाना वो भी ध्यान में आता है। तो अभी आप सोच के देखेंगे, अभी कोई नई चीज आपने लास्ट 10-15 दिनों में अगर खाई ही रहेगी कोई नई चीज, अभी दिवाली हो गई है, दिवाली में कुछ नई मिठाइयाँ खाई रहेगी, कोई नई चीज खाई रहेगी पक्का, श्योरली। क्योंकि आजकल तो वेराइटी का जमाना है, और मिठाई वाले और दुकानदार तो नई नई चीजें बना रहे हैं, लोग भी नई नई चीजें हमको गिफ्ट भेंट देते हैं।
तो अगर आपने कोई नई चीज दिवाली में खाई है, तो उस चीज का अगर स्मरण करेंगे तो कैसे स्मरण आएगा? उस चीज का स्मरण तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ में ये भी स्मरण आएगा कि उस चीज को कैसे जाना था। अगर वो बहुत टेस्टी रहेगी तो आपने शायद उसका स्वाद, वो स्मृति, उस वस्तु की स्मृति के साथ साथ में उसका स्वाद भी मन में जागृत हो जाए। केवल वस्तु का स्मरण नहीं होगा, स्वाद का भी स्मरण होगा। और ये बात केवल स्वाद से संबंधित है ऐसा नहीं है। जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय है, पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो जो भी हम जानते हैं, उसमें जिस इंद्रिय का प्रधानत्व रहता है, जिस इंद्रियों को अच्छे से इस्तेमाल होता है, उसकी स्मृति ज्यादा तीव्र रहती है। अब जैसे खाने वाली चीजों में स्वाद प्रधान रहता है, लेकिन कभी कभी कोई चीज हम देखते हैं, जैसे अभी कोई एक साड़ी देखी, वो साड़ी का सुंदर, इतना कलर सुंदर है कि वो भूलता नहीं है। तो कभी अब उस साड़ी के बारे में बात करेंगे तो हमको केवल साड़ी की स्मृति नहीं आएगी, लेकिन साड़ी का जो कलर है उसको कैसे जाना, वो जानने की प्रक्रिया का भी हमारे साथ में एक स्मृति का भाग जुड़ जाएगा। तो जब कभी हम चीजें जानते हैं तो दो चीजें कहते हैं। मैंने बताया था कि दुनिया की सभी चीजों को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं: ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहिता। ये हमारा अनुभव है। देखो कितना सिंप्लीफिकेशन किया है पतंजलि ने, इतना खूबसूरती से इसको। लाखों करोड़ों चीजें हैं दुनिया में, बचपन से लेके हम लोगों ने पता नहीं कितने अनुभव लिए हैं, कितनी चीजें खाई है, सर, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब सर। क्या। ये जो कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ वो कीवर्ड्स आप इंग्लिश में भी बताएंगे तो इट विल बी, हाँ। and ओके। because my Hindi is not very strong, so I हाँ हाँ ओके। मैं yes. थोड़ा इंग्लिश में बात करने से डर रहा था कि मैंने कहा फिर वो उसमें एक डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हो जाता है। सिर्फ वो कीवर्ड्स आप इंग्लिश में अगर बता देंगे तो हाँ अच्छा है। हाँ यस, थैंक यू सो मच। हाँ। तो अभी कोई भी अनुभव हमको हो रहा है, हम पता नहीं, अब अभी तक बचपन से लेके हमने पता नहीं कितनी चीजों का अनुभव किया है, कितनी चीजें जानी है, कितनी चीजें खाई है, सूंघी है, उनको हाथ लगाया है, उनकी अनुभूति ली है, उनका आवाज सुना है, उनको टच किया है। तो ये सभी जो है, ये पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम अनुभव संसार को करते हैं। तो इन पांचों के द्वारा होने के कारण जो भी हम जानते हैं, या इसको अगर एकदम गहराई से अगर बात करें, किसी भी ऐसे विषय को जिसको हम लोग जान सकते हैं, उसको कहते हैं ग्राह्य, या जो जानने योग्य है। सो इन एक्सपीरियंस देर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी नो। सो एवरीथिंग विच इज नोएबल is known as grahya. Grahya is knowable. So whatever is knowable, it could be external object, it could be our thoughts, it could be our body, it could be anything. Whatever we are capable of knowing is known as grahya. And the process through which we know that thing is known as grahana. जिस प्रक्रिया के द्वारा हम उस चीज को जानते हैं, उसको कहेंगे ग्रहण। तो ग्रहण कैसे होता है? इंद्रियों के द्वारा होता है, और तो कोई कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इस संसार में सभी चीजें, लाखों करोड़ों चीजें जितनी भी हैं, उनको हमारे पास जानने का माध्यम क्या है? उनको हमारे पास जानने की क्षमता कहाँ है? केवल इंद्रियों में। मन भी वहां तक नहीं जाता है, मन वहां तक इंद्रियों के द्वारा जाता है। आंख किसी चीज को देखती है, आंख उसका आकार, शेप, फॉर्म देखती है, और फिर वो उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, और वहां पे उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि ये चीज तो ऐसी अमुक चीज है, इसका नाम ये है। लेकिन सिग्नल कहाँ से जाता है? ज्ञान कहाँ से जाता है? आंखों से जाता है। और फिर मन में जाके उसका निश्चय होता है कि ये चीज पेड़ है, ये चीज फूल है, ये खाने की चीज है, ये सूंघने की चीज है। तो ये निर्णय जब भी बुद्धि करती है, मन करता है, तो बुद्धि और मन अपने आप ये निर्णय नहीं कर सकते जब तक आंखें उनको इस प्रकार का डेटा, इस प्रकार का स्टिमुलाई प्रोवाइड नहीं करे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी इंद्रियां जानती हैं, और इंद्रियां हमारे मन को संकेत देती हैं, सिग्नल देती हैं, और फिर मन जानता है कि ये ऐसी चीज है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको ग्रहण है। और फिर ग्रहण होने के बाद में और एक चीज है
कि जैसे अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ, यही जिस चीज को हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे, तो ये मैं ग्रहण और ग्रहिता बोल रहा हूँ, ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, है सबको समझ में आया? तो ये ग्राह्य है, जिस प्रोसेस के द्वारा इस वस्तु को जाना गया वो ग्रहण है। और मैं पूछूंगा कि किसने जाना, तो आपका क्या उत्तर रहेगा? कोई भी एक, आपका क्या उत्तर रहेगा? मैंने जाना। मैंने आप में से हर किसी ने जाना। तो मैंने जाना मतलब मैं का होना जरूरी है। ग्राह्य मतलब जो जानने योग्य वस्तु है उसका होना जरूरी है। और ग्रहण की क्षमता, जानने की क्षमता होना जरूरी है। अब इसके अलावा हमारे अनुभव में और कुछ नहीं है, तीन ही चीजें हैं। सभी हमारे सभी अनुभव को इन तीन चीजों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। जो भी हम जानते हैं उसमें जानने योग्य वस्तु है वो ग्राह्य है। जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा जाना जाता है वो ग्रहण है। और जो जानता है वो ग्रहीता है। तो हम कहेंगे मैं जानता हूं, तो मैं जो है वो ज्ञाता बन गया। तो सभी ज्ञान इसी को संत लोग त्रिपुटी बोलते हैं। त्रिपुटी, ये जो तीन जगत के, पूरा जगत का आधार है, इन तीनों पर ही जगत के ज्ञान का आधार छिपा हुआ है। हम सभी चीजों को इन तीन प्रक्रियाओं से जानते हैं। तीन चीजें उसमें आवश्यक होती है। तो एन एक्सपीरियंस, व्हाट इज एन एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज नोइंग समथिंग, knowledge. So how do we acquire knowledge? Knowledge is acquired when there is something which is called knowable, a thing which is capable of being known, a thing which we know, and the process by which we know that thing, and who knows it. We know it, I know it, so I say I am the knower. तो ये तीन जब तक नहीं रहेगी तब तक हमको कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जब ज्ञान होता है तो खास करके ज्ञाता का तो अनुभव हमेशा छिपा रहता है। इसके बारे में हम आगे जब भी इसका मौका आएगा तभी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी अगर हम किसी भी अनुभव को, जैसे मैंने अभी आप अभी मैं आपको एक थोड़ी देर के लिए आपके स्मृति से ये चले गया था, तो मैं अभी वापस आपको स्मृति जागृत करता हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा मेरे हाथ में? घड़ियाल, क्लॉक देखा? अब ये क्लॉक, अब आप आपको स्मृति आ रही है कि मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज आपको दिखाई और उसको आपने जान लिया वो क्या है। और फिर आप भूल गए, हम दूसरी बातों में लग गए तो उसको भूल गए। अब मैंने जब भी पूछा कि आप थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा, तो ये एक उद्रेक हो गया, ये एक प्रकार का ट्रिगर हो गया जिसने वापस आपके मन में जाके उस स्मृति को उदेरा जो थोड़ी देर पहले बनी थी। अब जब आपको ये स्मृति हो रही है, मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि आपने क्या देखा, तो आप बोलेंगे क्लॉक, क्लॉक देखा। तो केवल आपको क्लॉक की स्मृति हो रही है कि आपको इसकी भी स्मृति हो रही है कि आपने इसको कैसे देखा, कैसे जाना? आ रहा है समझ में? तो जैसे ही मैंने बोला क्लॉक, ये मतलब क्या देखा, तो आप बोलेंगे क्लॉक देखा। लेकिन साथ ही साथ में ये भी स्मृति रहेगी कि मैंने ये दिखाया था आपको, आंखों के द्वारा देखा। और ये हम लोग अभी इसमें कॉल पे हैं, अपना वीडियो कॉल पे हैं, तो इसमें आपने वो इमेज देखा और आपने इसको जाना। तो कल को एक साल के बाद भी अगर मैं आपको पूछूं कि मैंने आपको स्मृति के दौरान कौन सी चीज दिखाई थी, एक साल के बाद में अगर पूछूं, तब तक शायद आप भूल भी जाएंगे। लेकिन जब मैं कहूंगा एक साल पहले जब मैंने क्लास लिया था, तो स्मृति के क्लास में मैंने आपको कुछ चीज दिखाई थी, क्या दिखाया था? तो आप क्या कहेंगे? क्लॉक दिखाया था। और उस वक्त केवल क्लॉक याद नहीं आएगा, ये क्लास में मैंने जाना था, और ये स्मृति के बारे में चर्चा करते हुए मैंने जाना था, ये सब की सब चीजें स्मृति में आएगी। तो किसी व्यक्ति को जब हम मिले हैं तो उसका व्यक्ति की स्मृति नहीं आती, कौन सी परिस्थितियों में व्यक्ति को मिले, कौन सी चीजें उसके बारे में हम नोटिस की, कौन सी चीजें हमने उसके बारे में जानती, ये सभी चीजों की स्मृति हमारे मन में उठती है। इसको जानना आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि जब हम वृत्तियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो और एक मतलब एक उदाहरण से मतलब हम लोग इसको समझ सकते हैं।
अभी मैंने जो उदाहरण दिया वो तो ठीक है, और भी एक उदाहरण जो शायद हम लोग पुरानी स्मृति को टच करेंगे, कोई बहुत पुरानी स्मृति को हम लोग टच करके देखेंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। मेरी पहली टीचर या मेरा पहला टीचर, मैंने ये शब्द कहा, मेरा पहला टीचर, आपके मन में क्या हुआ? कौन सी स्मृति आई? किस प्रकार की स्मृति आई? कहाँ पहुंच गए? क्या क्या देखा? क्या क्या अनुभव किया? अगर अगर आप विचार करेंगे, मेरा पहला टीचर, जैसे मैंने ये बोला पहला टीचर बोला, आपके मन में पता नहीं कितनी सारी इमेजेस दौड़ने लगी। वो जो व्यक्ति था, वो आपके क्लासरूम का सीन, आप कैसे दिखते थे, आप कैसे थे, वो सब सबका सब मन में दौड़ गया एक क्षण के लिए, पूरी की पूरी स्मृति। तो ट्रिगर कहाँ से आया? अब इसके बारे में तो आपने सोचा भी नहीं था, आज पूरा दिन भी सोचा नहीं रहता कि मैं आज मेरे टीचर के बारे में विचार करूंगा। किसी के मन में ये विचार तो नहीं आया रहेगा कि आज मैं अपने टीचर के बारे में सोचूंगा। लेकिन जब मैंने कहा पहला, मेरा पहला टीचर, तो पता है, शायद हो सकता है पिछले 10 सालों में आपने पहले टीचर को कभी याद ही नहीं किया हो। 15 साल पहले, 20 साल पहले से अभी तक आपने वो टीचर को कभी याद ही नहीं किया। और आज जब मैं बोल रहा हूँ मेरा पहला टीचर, तो आपकी 25-30 साल पहले की स्मृति एकदम से जागृत होकर ऐसे खड़ी हो गई कि जैसे कभी खोई नहीं थी। कितनी देर लगी उसको मन में ऊपर आने के लिए? पहले मैंने उदाहरण दिया था, रिबिन, बाल बांधने वाली रिबिन। जैसे मैं रिबिन कहता हूँ, कहाँ गए आप? मन कहाँ गया? मन में क्या हुआ? ट्राइसिकल, 3 पहिए वाली साइकिल। जैसे मैंने 3 पहिए वाली साइकिल कहा, मन में क्या हुआ? थोड़ा सा विचार करके देखिए। और वो ट्राइसिकल जो आपने पहली बार देखी थी, जो आपके मन की विशेष ट्राइसिकल है, उसके साथ साथ और क्या क्या उठ रहा है मन में, इसको थोड़ा विचार करेंगे। इसीलिए जो ग्राह्य और ग्रहण, ये दोनों चीजें स्मृति में उठती हैं। ज्ञाता तो ऑब्वियसली है ही। ज्ञाता इसीलिए है कि अगर अभी जैसे मैं बोला, ये ट्राइसिकल शब्द बोलने पे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ या जो स्मृति उत्पन्न हुई, उसको किसने जाना? आप बोलेंगे मैंने जाना। तो ज्ञाता तो है ही है, लेकिन साथ में क्या आया? ग्राह्य और ग्रहण दोनों आ गए। साइकिल भी आ गई, और साइकिल के साथ जुड़ी हुई साथ में जो अन्य बातें हैं वो भी हमारे मन में आ गई। तो इस प्रकार से स्मृति, अब इसकी ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि अब ये जो स्मृति उठी है, ये नई स्मृति, ये स्मृति होने के बावजूद में भी एक नया ज्ञान है। अभी जैसे मैं ट्राइसिकल बोलता हूं, आपके मन में जो अभी उठ रहा है, वो जो ज्ञान, वो स्मृति से जुड़ा हुआ होने के बावजूद में भी अब इस अवस्था में, इस क्षण में वो नया ज्ञान है। तो ये जो नया ज्ञान है, इसकी भी स्मृति बनेगी। सर समझ में आ रहा है? एक चीज मैं पूछूंगी, मान लीजिए मुझे पता नहीं है ट्राइसाइकिल क्या है, हाँ, तो हम तो उसको नहीं कैसे। नहीं 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 उठेगी स्मृति। नहीं, फिर आपके मन में स्मृति उठेगी नहीं, क्योंकि जाना नहीं है तो उसकी स्मृति नहीं उठेगी। मैं तो और ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो सामान्य तौर पे सभी सभी व्यक्ति जानते हैं, सभी व्यक्तियों ने उसका अनुभव किया है। ऐसी चीज को मैंने सिलेक्ट करके बात कर रहा हूँ। अगर और किसी मान ने लीजिए उस चीज का, सर मान आप लीजिए कि बहुत इंटेलेक्चुअल, आप बहुत इंटेलेक्चुअल स्पेकुलेशन कर रही है। नहीं नहीं, अच्छा मान कोई लीजिए भी कि हमें कोई इंसिडेंट याद नहीं है बट वो हमारे साथ घटा है, तो उसको हम हाँ, कैसे रिलेट करेंगे। तो अगर उसकी स्मृति रहेगी तो आएगी, नहीं स्मृति है तो नहीं आएगी। जो चीज को जाना है वही चीज स्मृति में आती है। ये हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि आपने अगर किसी चीज को जाना नहीं है तो उसकी स्मृति नहीं आएगी। अब अगर मैं कोई अमेरिकन को जाके बोलूं गुलाब जामुन, तो उसको क्या याद आएगा? उसने कभी गुलाब जामुन खाया ही नहीं है। पर कभी मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स को बोलूं गुलाब जामुन, तो उसके साथ में क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या मन में आ जाएगा। तो जिसकी स्मृति है ही नहीं, वो उठेगी कहाँ से?
तो सीधी सी बात। भूल भूल जाने को भी एक स्मृति बोल सकते हैं ना, कि ये जैसे आप मान लीजिए एक कोई साइंस का कोई एक टॉपिक था जो मुझे अभी याद नहीं, पर मैंने पढ़ा था। असंख्य स्मृतियां हैं, उसमें हाँ, से बहुत सारी स्मृतियां हमको याद नहीं है, याद पर नहीं। इसका मतलब नहीं है कि वो स्मृतियां नहीं है, उसके संस्कार नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए सामने नहीं आ रही कि उसका ट्रिगर नहीं है। इसीलिए पर वो हम जो स्मृति फिर भी है। स्मृति ना फिर भी याद रहेगी। आना भी एक स्मृति है। न याद आना स्मृति नहीं है, याद आना स्मृति है। न याद आना स्मृति को पुनः जागृत न कर पाना, या अक्षमता है। ये एक अक्षमता है जो हम पुरानी स्मृति को, अभी आपने कुछ सुना, 15-20 मिनट पहले कुछ सुना, और मैं आपसे पूछूं क्या सुना था, आप भूल गए। तो हमारी ये अक्षमता है कि हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, पर वो हमारे मन में है क्योंकि उसको सुना था, उसको जाना था। कोई भी चीज जब हम जानते हैं उसको हम भूलते नहीं है। अब उसको याद नहीं कर पाए वो अलग बात है, उसको स्मृति में नहीं, क्योंकि ट्रिगर नहीं रहता है। सर उसमें फेडिंग एंड ब्लॉकिंग भी होता है ना सर, जब फेडिंग हो जाता है तब तो नहीं आता है, ब्लॉकिंग होने होने से कुछ देर बाद फिर भी याद आ सकते हैं उसका। हाँ, ब्लॉक हो गया है, अगर ट्रिगर थोड़ी देर के बाद में ट्रिगर बन जाता है तो वो याद आ जाता है। अभी अभी हो सकता है कि मैं आपको कोई व्यक्ति के बारे में बोलूं, उसका नाम क्या था, आपको याद नहीं आएगा। हाँ सर। हाँ, फिर क्लास खत्म होने के बाद में आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, तभी अरे हाँ उसका ये नाम था। तो इट्स अ आएगा। ब्लॉकिंग सर। हाँ हाँ, ये भी होता है, पर स्मृति में तो है ना। अगर स्मृति में नहीं रहता था तो कैसे याद आएगा। जो चीज स्मृति में नहीं है वो याद आना पॉसिबल ही नहीं है, ये मतलब ये हो ही नहीं सकता है, वो असंभव जैसी बात हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्मृति के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी मन की क्षमता को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्मृति कैसे जागृत होती है उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्मृति का इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसके लिए स्मृति की प्रक्रिया को जानना जरूरी है कि स्मृति बनती कैसे है, और जब स्मृति एक बार बन गई तो स्मृति को हम रिकॉल कैसे करते हैं, उसको हम पुनर्अनुभव कैसे करते हैं, ये भी जानना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रक्रिया को अगर देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे शिक्षक के संबंध में जो स्मृति है, शिक्षक के संबंधित स्मृति जब जागृत होकर पुनः अनुभूत होती है तो उसके साथ में ये ज्ञान रहता है कि मैं इसका पुनः अनुभव कर रहा हूं। अभी देखो, ये एक छोटी सी बात समझना इंपॉर्टेंट है। अब ट्राइसिकल या मेरा पहला टीचर, इस इन दो विषयों के बारे में हमने बात की। अब हो सकता है कि ये क्लास खत्म होने के बाद में 1 साल, 2 साल, 3 साल इस विषय में आप कुछ सोचे ही नहीं। बहुत चीजों के बारे में ऐसा होता है, हम एक बार अनुभव कर देते हैं, उसके बाद में उसका स्मरण नहीं रहता है, क्योंकि वैसी कोई परिस्थिति नहीं बनती नहीं है कि जो उसका स्मरण आ जाए। तो सालों साल हम उस चीज को स्मरण नहीं करते हैं। तो अब स्मृति की विशेषता क्या है कि जब हम किसी चीज को स्मरण करते हैं तो उसके साथ में एक नया ज्ञान जुड़ जाता है। अभी आप कल्पना करके देखो थोड़ा सा कि जब 4-5 हफ्ते के बाद में अगर मैं वापस ये शब्द बोलूं कि मेरा पहला टीचर, तब आपको जो अभी तक की जो टीचर के साथ जो स्मृतियां हैं वो तो आएगी आएगी, लेकिन साथ साथ में आज होने वाला जो आज होने वाली जो चर्चा है, आज होने वाला जो ज्ञान है, आज होने वाला जो अनुभव है उसकी भी स्मृति आएगी, क्योंकि वो टीचर की स्मृति के साथ में ये। तो हर बार आप जब किसी चीज को स्मरण करते हैं तो आप उस स्मृति में बढ़ावा देते हैं, उस चीज को आप और बढ़ाते हैं, गहरे, उसका संस्कार गहरा बनता जाता है। इसीलिए योग बोलता है कि नकारात्मक अनुभवों को, नकारात्मक चीजों का बार बार स्मरण नहीं करना, क्योंकि जितना आप स्मरण करेंगे उतना उसमें तीव्रता आती जाएगी। तो जो अच्छी चीजें हैं उनको अगर स्मरण करेंगे तो अच्छी चीजों में तीव्रता आती जाएगी। तो ये स्मृति प्रिंसिपल को समझने के बाद में अपने मन को पॉजिटिव रखने के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं कि जो बुरी स्मृतियां हैं उनको बार बार कुरेदने का नहीं, उनको बार बार ऊपर उठाने का नहीं, उनको बार बार स्मरण नहीं करना, क्योंकि उससे हमारा मन जो है वो विचलित हो जाता है, मन हमारा निगेटिव हो जाता है। तो एक तो ये सिद्धांत इसमें से आता है। और दूसरी चीज है, आप में से कई लोग कि कुछ चीजों को
बहुत गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? जो सीखना है उसका बार-बार स्मरण करना पड़ेगा। जितनी बार स्मरण करेंगे उतना उसमें नया ज्ञान, नया बल, नई शक्ति आती जाएगी, और जब नई शक्ति आएगी तो अगली बार स्मरण करना आसान हो जाएगा। और इस ढंग से हम, अब ये जो स्मृति है, ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है, ये एक प्रकार की क्षमता है। ये क्षमता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो योग का लक्ष्य स्मृति की वृत्ति को और क्षमता का साधना में उपयोग करना है। अब साधारण तौर पे तो स्मृति का काम है ही, जैसे मैंने कहा हमारा सामान्य व्यवहार बिना स्मृति के हम नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ से आपने किसी आदमी से आपने कुछ पैसे लिए, अगर भूल गए तो क्या होगा? आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए, भूल गए तो क्या होगा? व्यवहार के लिए ज़रूरी है कि ये जानना कि हम स्मृति रखना कि क्या-क्या व्यवहार हमने किए थे। आप कोई जगह पे जा रहे हैं, तो आपने चिन्हित कर लिया कि ये जगह पे अगली बार कैसे जाना है। आप बिना भूले उस जगह पे पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँच जाते हैं? क्योंकि स्मृति में है, नहीं तो फिर ढूँढना पड़ेगा। अगर स्मृति नहीं रहेगी, आप चर्च गेट गए, आपको अभी मालूम है, एक बार चर्च गेट गए तो मालूम है चर्च गेट कैसे जाना है, क्योंकि इसकी स्मृति है। तो आप चर्च गेट वापस जा पाओगे बिना किसी सहायता के, बिना किसी से पूछे हुए। कुछ पढ़ा है, उसकी स्मृति है, तो उसको समझने में आसानी होगी, उसको और पढ़ेंगे तो और ज़्यादा स्मृति होगी। तो प्रत्येक कोई खाने की चीज़ें हैं, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे बुरे लिए बुरी है, इसका भी निर्णय स्मृति से होता है। लास्ट टाइम हमने कोई चीज़ खाई, हमारा पेट खराब हो गया। अगर इसकी स्मृति नहीं रहेगी तो फिर हम वो चीज़ खा लेंगे, फिर पेट खराब होगा। तो अगर स्मृति है तो हमको मालूम है ये नुकसान वाली चीज़ है, याद आता है, नहीं, नहीं ये तो मुझे नहीं खाना है। ये कहाँ से आता है? स्मृति से आएगा। तो फिर हम नहीं खाएँगे, और हम तो कितनी सारी मुसीबतों से हम इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि हमारे में उनसे बचने की स्मृतियाँ हैं। तो ये स्मृतियाँ हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो ये एक क्षमता है। योग का लक्ष्य स्मृति की वृत्ति को और क्षमता का साधना में उपयोग करने का है। साधना के विषय में सतत स्मृति रखकर व्यवहार करने का प्रयत्न करना है। जब हम आसन करते हैं, उदाहरण के तौर पे देखते हैं स्मृति कैसे काम करती है। आसन और बाकी के एक्सरसाइज में फ़र्क क्या है? जब हम जिम में डंबल्स करते हैं या हम ट्रेडमिल पर चलते हैं, तो हम लोगों को ट्रेडमिल पे चलने में, डंबल करने में ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया जाता है कि जब कर रहे हो तभी आप पूरी तरह से वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करो और उसको जानो कि आपका हाथ ऊपर जा रहा है, आपका नीचे जा रहा है। तो कई बार जिम में डंबल चलाते-चलाते आदमी फ़ोन पे बात कर रहा होता है, अपने दोस्त के साथ हाँ, शाम को मिलते हैं, हाँ, परसों जाएँगे, ये खाएँगे, वो खाएँगे, और साथ ही साथ में डंबल चल रहा है, साथ ही साथ में हाथ की मूवमेंट चल रही है। ये एक्सरसाइज़ का प्रकार हो गया। लेकिन योग में ऐसा नहीं है, योग के आसन में क्या बोलते हैं, जब आप योग आसन करते हैं तभी आपका हाथ ऊपर जा रहा है तो पूरी तरह से मन एकाग्र होना चाहिए कि आपका हाथ ऊपर जा रहा है, आपका हाथ नीचे आ रहा है, कहाँ दबाव महसूस हो रहा है, कहाँ कब साँस छोड़नी है, कब साँस लेनी है। पूरी तरह से ध्यानपूर्वक आसन, यही फ़र्क है दुनिया की बाकी सब एक्सरसाइज़ेज़ और व्यायाम के जितने भी प्रकार हैं उनमें और आसनों में। आसनों में एकाग्र चित्त होकर आसन किए जाते हैं। तो आपकी उँगली भी हिलेगी तो आपके मन का वहाँ पे निरीक्षण रहेगा, मन का ध्यान रहेगा, और मन को मालूम रहेगा कि उँगली हिल रही है, या हाथ में कंपन हुआ तो मन उसको नोटिस करेगा। थोड़ा भी छोटा-मोटा भी परिवर्तन जो है वो हमारा मन नोटिस करेगा। इससे एक प्रकार की शारीरिक स्मृति बनती है आसन करने की। जैसे-जैसे हम इसका अभ्यास करते जाएँगे, आसन में हमारी जो प्रवीणता है, जो स्किल है, वो बढ़ते जाएगी। और कभी ऐसा होता है कि हम ऑफ़िस में किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट करके घर पे आए हैं, और घर पे के बाद में हम आसन कर रहे हैं। तो मन तो बना लिया है कि आसन में पूरी एकाग्रता से हमको करना है। लेकिन जैसे ही हम आसन करने लगते हैं, हमको ऑफ़िस की बात याद आ जाती है। हम वो व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं।
हम वो झगड़े के बारे में सोचने लगते हैं, हमको जो बुरा लगा उसके बारे में, वो जो नेगेटिव भावनाएँ हैं वो हमारे मन में आती है। तो हमारा ध्यान, मतलब है आसन करते समय जो स्मृति बनी रहनी चाहिए वो नहीं रहती। हमारा मन कहीं और चले जाता है और स्मृतियाँ मन में चलती है। तो इस ढंग से अगर आसन करते हैं तो उसको यौगिक आसन नहीं बोल सकते। योग में जो है वो पूरी तल्लीनता से, पूरी एकाग्रता से स्मृति पूर्वक आसन करना चाहिए। और फिर इसको ये भी करके देखिए कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तभी अगर हमको ये स्मृति रहेगी कि मैं आसन कर रहा हूँ और मैं क्यों आसन कर रहा हूँ, इसकी अगर स्मृति रहेगी तो आसन अच्छे से होगा। अगर इसकी स्मृति चले गई तो आसन अच्छे से नहीं होगा। अब यही चीज़ आप बाकी चीज़ों में भी जोड़ के देख लीजिए। आप कुकिंग कर रहे हैं, कोई एक खास डिश बना रहे हैं किचन में, अगर पूरी तल्लीनता से, पूरी एकाग्रता से कर रहे हैं तो हर चीज़ प्रोपोर्शन में जाएगी। अगर वो करते समय और कहीं ध्यान भटक गया, स्मृति नहीं रहेगी, तो शायद जैसी टेस्ट आप चाहते हैं, वैसी टेस्ट नहीं आएगी। तो इस प्रकार से स्मृति का जो देखेंगे, आगे का सूत्र आएगा। स्मृति जो है ये एक साधना है, ये जो क्षमता है इसका विकास है। तो इस इसको आगे जाके ध्यान की प्रक्रिया में, कोई भी ध्यान की प्रक्रिया स्मृति के बिना नहीं हो सकती। आगे सूत्र आएगा, 20वां सूत्र तभी हम देखेंगे। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ऐसा एक सूत्र आएगा जो योग की प्रक्रिया, योग के ध्यान के बारे में, कैसे करते हैं। कोई भी मेडिटेशन स्मृति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो क्या प्रक्रिया रहती है, जो चीज कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर स्मृति नहीं रहेगी तो ध्यान केंद्रित होगा ही नहीं, हम भूल जाएंगे। तो इस विषय को आगे हम सूत्र 1:20 में देखेंगे, स्मृति साधना के रूप में गहराई से। इसी स्मृति साधना को गौतम बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति कहा है। आप में से अगर किसी ने बुद्ध का अध्ययन किया है तो बुद्ध जो है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करता है। तो उसमें सम्यक बहुत सारी चीजें बात की है, 8 चीजें। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक आर्जव, उसी में एक शब्द आता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति के बिना समाधि असंभव है। तो योग में हमारा लक्ष्य क्या है, हमने क्या देखा योग में कि योग का अर्थ ही समाधि है, योग का अर्थ ही कंसंट्रेशन है। अभी कंसंट्रेशन हमको स्मृति से ही उत्पन्न होता है, इसलिए ये स्मृति के विषय को थोड़ा गहराई से समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो स्मृति चित्त की एक क्षमता है जिसका उपयोग हम अपनी उन्नति के लिए कर सकते हैं, इसीलिए इसे स्मरण शक्ति कहा गया है। अगर ये सही काम नहीं करती तो हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, अगर हम कहीं जाते हैं तो कई लोग मिलते हैं, कोई हमारा उनसे परिचय कराता है और व्यक्तियों का नाम बताता है, हम नाम भूल जाते हैं। ऐसा सभी लोगों ने अनुभव किया रहेगा। हम कहीं शादी में गए तो 8-10 नए लोगों से मिले, किसी ने हमारा परिचय कराया, ये अमुक है, ये अमुक है, ये रमेश है, ये सोहन है, ये मोहन है, ये रीता है, ये सीता है। 2 मिनट के बाद में हम याद करेंगे तो सब भूल जाते हैं, कौन रीता है, कौन सीता है, कौन रमेश है, कौन मोहन है, सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? स्मृति रहती नहीं है। तो ऐसा जब भी होता है, आप सोच के देखिए कि अभी किसी व्यक्ति ने हमको किसी से परिचय कराया, 2 दिन के बाद में वो व्यक्ति हमको मिल गया, आके हमको बोला हेलो आप कैसे हो, हमको उनका नाम ही याद नहीं आ रहा है। बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाती है कि नाम तो सुना था लेकिन अब स्मरण में नहीं है। तो स्मरण में क्यों नहीं रह रहा है, उसका भी एक कारण है। तो इसका यहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिकल चीज, हमको एग्जाम देनी है, जो पढ़ रहे हैं उसका याद नहीं है। अभी आप लोग तो ये जो सूत्र पढ़ रहे हैं, ये तो एग्जाम के तौर पे भी पढ़ रहे होंगे आप में से कुछ लोग। शायद आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट के लिए टेस्ट देनी पड़ेगी, टेस्ट देने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो उस वक्त अगर स्मृति में नहीं रहेगा तो सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो स्मृति का हर क्षण में उपयोग है। तो ऐसा हो, और भूल जाने के 2 कारण होते हैं। ये 2 कारण क्या होते हैं, हमको वो नाम क्यों याद नहीं रहते हैं? 2 चीजें, एक तो है एकाग्रता का अभाव। उस वक्त जब हम नाम सुन रहे होते हैं तब हमारा मन एकाग्र नहीं रहता है। आजू बाजू वातावरण में होने वाली आवाजें, रोशनियां, दूसरे लोग,
बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, उसके वजह से हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, इसीलिए हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या नाम कहा गया। सुपरफिशियली, लाइटली हम सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। और दूसरा, ये दोनों अगर मतलब एक तो एकाग्रता है और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तब तो स्मृति बराबर बनी रहेगी, तब हमको याद रहेगा। तो इस प्रकार से स्मृति का अभ्यास जो है, स्मृति का अभ्यास हम लोग कैसे कर सकते हैं? जो चीज भी हम कर रहे हैं इसमें ये सूत्र से हमको क्या सीखना क्या है कि अगर हम किसी चीज को, क्योंकि स्मृति रखना धारणा शक्ति है, एक प्रकार की शक्ति है, इसके शक्ति का विकास करने के लिए अपना बिहेवियर करना, हमारी रोजमर्रा के जीवन में हम Sir, कैसे I think your करके voice is Is cracking. breaking, yeah. केंद्रित के उस, है ना? Sir, we couldn't Okay. hear I'll the put up my last few video and see. lines. Yes. Yeah. आपने 2 कारण बोले थे, तब से आपका वॉइस में डिस्टरबेंस है। एक तो एकाग्रता का अभाव और दूसरा वाला सुनाई नहीं दिया। हाँ, नहीं, एक तो एकाग्रता का या ध्यानपूर्वक सुनने का अभाव, और दूसरा आसपास के होने वाले जो डिस्ट्रैक्शंस है, आवाजें, दृश्य या अन्य विचार, पुरानी स्मृतियां हमारे मन में उठती हैं। तो जैसे एक उदाहरण, मतलब इससे स्पष्ट होगा, किसी व्यक्ति को मिले हम लोग, तो उस व्यक्ति को देखते ही हमारे मन में और कोई पुराने विषय, पुराने व्यक्ति का ध्यान में आ गया जो उसके जैसा दिखता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति को देखा तो हमारे मन में पुरानी स्मृति जागृत हो गई। तो जब उसका व्यक्ति का नाम कहा गया तो हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हमारा मन और कहीं चले गया था। तो एकाग्रता का अभाव भी है, और डिस्ट्रैक्शन जो मन में होते हैं उनके वजह से हम चीजों को जानते नहीं। तो ऐसी कठिनाइयों से अगर हम लोगों को मुक्त होने का है तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए एक ही तरीका है कि जो आपको मैंने बताया था, जब डेफिनेशंस की हम बात कर रहे थे, परिभाषाओं की, योग की परिभाषाओं की हम लोग बात कर रहे थे, तो भगवत गीता में एक डेफिनेशन आती है, वो मैंने आपको बताया था, योगः कर्मसु कौशलम। किसी भी काम को कुशलता पूर्वक करने का अर्थ है योग, या किसी भी काम को कुशलता पूर्वक करना योग है। और भी हमने उसकी एक डेफिनेशन देखी थी भगवत गीता से ही, चैप्टर 2 से, समत्वम योग उच्यते। मन की एकाग्र स्थिति, मन की समत्व, इक्वानिमिटी की जो स्थिति है, उसको भी योग कहते हैं। मतलब मन को बैलेंस में रखना, ये योग है। किसी भी काम को कुशलता पूर्वक करना, ये भी योग है। अब कुशलता पूर्वक काम हम कभी कर सकते हैं जब हमारी एकाग्रता रहेगी, तभी। बाकी की वृत्तियां नहीं उठेगी तभी, बाकी की स्मृतियां हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी तभी। तो इसीलिए ये सूत्र में हम क्या क्या समझ सकते हैं कि जो भी काम करें उस वक्त ये निश्चय कर लें कि अब मैं ये पूरी तरह से, मेरा मन जिस काम को कर रहा हूँ उस पर फोकस करूंगा, बाकी कोई व्यर्थ की बातें मन में नहीं लाऊंगा या आने नहीं दूंगा। और समझो स्मृतियां आ भी है, क्योंकि अनजाने में स्मृति आती है, इसीलिए तो स्मृति को वृत्ति कहते हैं। ये जो पुरानी स्मृति है, इससे नई नई वृत्तियां बनती हैं, नई नई डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। तो समझो आप पढ़ने बैठे हैं, अभी सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, सूत्र का अध्ययन करते टाइम पे अगर गाने की तरफ ध्यान गया तो सूत्र नहीं समझ में आएगा। या अगर हम और खाने पीने के भूख लगी है तो खाने पीने के बारे में सोचने लगे तो क्या पढ़ा वो भूल जाएंगे। तो कोई भी चीज को अगर हम कर रहे हैं, अब चाहे इसमें देखिए, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है। आप इसका फर्क तभी मालूम पड़ेगा जब आप उसको करना चालू करेंगे। मैंने पहले बताया था कि जब हम अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं तो उस वक्त केवल हस्बैंड से बात करना है और कुछ भी नहीं करना है। जब अपने बेटे से, बेटी से बात कर रहे हैं, तभी और कुछ भी मन में नहीं रहना चाहिए, केवल उनसे बात करना ध्यान में रहना चाहिए। खा रहे हैं तो खाना ध्यान में रहना चाहिए, टीवी देख रहे हैं तो टीवी ध्यान, जो भी कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक करेंगे तो उससे अच्छी स्मृति बनेगी, उससे मन की क्षमता का विकास होगा। आसन करते वक्त हमें शरीर पे होने वाली सभी गतिविधियों को नोटिस करना है, ध्यान देना है, जो भी शरीर में बदलाव हो रहे हैं उसको जानना है, इतनी एकाग्रता रखनी है।
तभी हम आसन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी हम आसनों से वो सब पा सकते हैं जो उसके लिए आसन बनाए गए हैं। आसनों में बहुत कुछ अच्छा सिखाने की क्षमता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते क्योंकि हम आसनों को मैकेनिकली करते हैं। मैकेनिकली करते हैं मतलब ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। अगर ध्यानपूर्वक करेंगे तो आसनों में हम आसन में गहराई में जा सकते हैं। अब शवासन करते हैं, वो शवासन करने के बाद में भी रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? ध्यान के आसन में बैठ के भी एकाग्र नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं। हम अलाउ कर रहे हैं मन को दूसरी चीज़ों में भागने के लिए, और मन अगर दूसरी चीज़ों में भागेगा तो जो कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं होगा। तो ये इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू स्मृति का जो है, ध्यान में स्मृति का उपयोग है, बिना स्मृति के हम ध्यान नहीं कर सकते। और ये जो मैंने कहा कि मतलब स्मृति एक साधना के तौर पे आगे दिखाई देगी। स्मृति केवल एक क्षमता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये हमारे लाइफ को एक मीनिंग देता है, ये हमारे लाइफ को एक प्रकार का एक जो बोलते हैं शक्ति देता है, जिसकी वजह से हम लोग वो सब कर पाते हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको याद रख पाते हैं। तो बिना स्मृति के ये सब संभव नहीं है। अब कुछ अगर सवाल हैं, नाउ वी कैन डिस्कस देम। तो जैसे निद्रा है वैसे स्मृति भी है, स्मृति भी एक साधना है। आगे देखेंगे इसको आगे। अभी तक जो चर्चा की है उसमें अगर कुछ प्रश्न है तो हम तो आप सर लोगों ने सभी ने सूत्र पढ़ लिया था? सर आपने ये क्लास में ध्यान आने के पहले सूत्र पढ़ लिया था? अगर सूत्र पढ़ लिया था तो मैंने जो कुछ कहा उसमें से बहुत कुछ नया नहीं लगा रहेगा। अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो बहुत कुछ नया लगा रहेगा, ये तो कुछ नया बोल रहे हैं। अगर सूत्र पढ़ लिया रहेगा तो ये सब जो मैंने कहा वो पहले से दिमाग में रहेगा, तो ज़्यादा गहराई में हम जा सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब सूत्र पढ़ें, अगला सूत्र पढ़ के क्लास में आएंगे तो उसमें जो जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो आइडियाज़ हैं उसमें, वो सब हमारे मन में रहेंगी। तो फिर जब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तो उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे, और उसका महत्व क्या है वो भी हम समझ पाएंगे। हाँ, सुमिता जी आप पूछ पूछ रहे थे। हाँ सर सर तो आपने बताया कि लास्ट में कि ध्यान में जाने के लिए स्मृति का बहुत योगदान है। तो हाँ, अब ध्यान की अवस्था से जब कोई समाधि में जाता है तो हमें वो जो स्मृति है उसको भी छोड़ देना पड़ता है। नहीं वो ठीक स्मृति है। तो बनी रहती है, जिस ऑब्जेक्ट के प्रति हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसकी स्मृति तो बनी रहेगी। बाकी सब स्मृतियों को छोड़ देना पड़ता है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट तो पे आप ये ध्यान एक केंद्रित। वृत्ति नहीं हो जाएगी क्योंकि एट हाँ तो लास्ट। वृत्ति, हाँ कंसंट्रेशन में वृत्ति रहती है, वृत्ति के सहायता से ही कंसंट्रेशन करते हैं। एक वृत्ति, हमने देखा संप्रज्ञात समाधि क्या है, जिसमें एक वृत्ति को पकड़ के बाकी वृत्तियों को छोड़ा जाता है, वो संप्रज्ञात है। तो समाधि जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें एक एक ही वृत्ति है। तो आप समझो, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो वही वृत्ति मन में जागृत रहेगी, बाकी कोई वृत्ति मन में नहीं उठेगी, स्मृति से भी नहीं और प्रमाण से भी नहीं और किसी भी चीज से नहीं। जो जो आप ध्यान केंद्रित कर रहे हो केवल उसी का ध्यान रहेगा और उसी की स्मृति बनी रहेगी। आगे आएगा, हम करेंगे इसके बारे में चर्चा। तो सर किसी भी अवस्था में हम लोग वृत्ति से छुटकारा नहीं, हम लोगों को छुटकारा नहीं है ना? कोई भी एक वृत्ति रह ही जाते हैं समाधि हाँ तक। कोई ना, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई एक वृत्ति, समाधि तक नहीं, संप्रज्ञात समाधि की सभी अवस्थाओं में कोई ना कोई वृत्ति रहती है। और ये जो जो न न वृत्ति होने की योग चित्त वृत्ति निरोध या असंप्रज्ञात योग है, इसको निरुद्ध चित्त बोलते हैं, निरुद्ध समाधि बोलते हैं। वो बहुत ही उच्च अवस्था है योगियों की, जो मतलब रेयरली कोई योगी उसको पा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं, ये स्वामी हरिहरानंदारण्य ने लिखी है। तो स्वामी हरिहरानंदारण्य का खुद का जो मन था, या उनके जो शिष्य थे स्वामी धर्ममेघारण्य, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि इन्होंने वो एक निरुद्ध समाधि तक की स्थिति को प्राप्त कर लिया था। तो रेयरली वो होता है, मतलब असंख्य योगियों में, जैसे भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि लाखों लोग योग का अभ्यास करते हैं, लाखों में कोई शायद एक रहता है जो इसमें सफल होता है। और वो जो सफल होते हैं उसमें भी जो पूरी तरह से सत्य को जानता है, ऐसा बहुत ही रेयर है। तो ये हम
लेकिन एक बात हमको समझना है कि ये उच्च अवस्था अगर हमको अभी लगता है कि हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो भी अगर हम इस दिशा में प्रयत्न करते हैं तो हमारे पूरे जीवन पे इसका परिणाम होता है। हमारे जीवन जीने की जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से बदल जाती है, हमारी क्षमता पूरी तरह से बदल जाती है, हमारे मन की जानने की क्षमता बदल जाती है, जीवन जीने की जो एक प्रकार की जो हमारी क्षमता है वो शांतिपूर्ण हो जाती है, अच्छे अनुभव हम जीवन में पा सकते हैं। तो अब ये हम समाधि के बारे में बात करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समाधि तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इस दिशा में हम जो भी प्रयत्न करेंगे, दे आर गोइंग टू एड टू अवर लाइफ, दे आर गोइंग टू एड टू अ मीनिंगफुल लाइफ, दे आर गोइंग टू एम्पावर अस। हमारी शक्तियों को बढ़ाएंगे ताकि हम जीवन को सही ढंग से जी सकें। तो ये एक मोटिवेशन हमारे सामने अभी इमीडिएटली है। समाधि तो बहुत दूर की अवस्था है, क्योंकि वो बहुत मन के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। पर योगियों ने ये बताया है कि इसका थोड़ा भी अगर अभ्यास हम करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, हमारी समझने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे मन की स्थिरता बढ़ जाती है, मन की शांति बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़े हमारे लिए जो है मतलब एक प्रकार का मोटिवेशन है। आदमी की चाहता क्या है कि लाइफ बेटर हो, लाइफ अच्छी हो। Some people are gifted with a sharp memory, na sir. Like my या father, I remember या he's no more now, but हाँ he used to even share the memory of when he was 3 years old, 4 years old, and we used to get surprised. And he used to remember each and every moment till he died at the age of 89. या But I mean, how is that like? I mean, he he just remembered it No, naturally. he must have been born in such a way, and his inherent capacity with which he was born, he used that, and he used that to remain focused on whatever he was doing, and that's why he was able to recall. अगर आप भी आज अगर जो भी कर रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक करेंगे, तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद में भी वो स्मरण में रहेगा। जब आप उसको रिकॉल करना चाहोगे वो आएगा, अगर ध्यान पूर्वक किया है तो। अगर ऐसे ही हम लोगों ने कहीं और देख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो वो चीज कैसे की वो भी ध्यान में नहीं रहेगा। Yeah, a lot of distractions, sir, for us. This. Yeah, lots of distractions are there. That is the Yes, problem. You see, that's that's it. why that's why we remain mediocres. We don't attain excellence. Why we are not able to attain excellence in whatever we are doing? Because we are so distracted. We are not focused at all. We are not doing things with full heart. अपनी एनर्जी पूरी तरह से लगाते नहीं हम। दिक्कत यही है। ठीक है, we leave it here. Namaste everyone. Thank you, Thank sir. you so much, sir. Namaste, sir. Thank you so much. Thank you so